तेजस्वी विचारों से संबोधित करें। इसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त नहीं होना है। इसके बाद हमारे जिला कांग्रेस की ओर से, हमारे दूसरे नेताओं की ओर से समर्थन के बारे में बात की जाएगी कि हम किस तरह से अपना समर्थन इस अभियान को देके जनता के बीच जाएंगे। आदरणीय गुरुजी रोकड़े जी। आज पावन पवित्र होने के साथ साथ लक्ष्यारोही जो संकल्प होता है, उस संकल्प को याद दिलाने वाली शिक्षाधानी सागर नगरी में सम्यक अभियान द्वारा संचालित इंदिरा ज्योति यात्रा और चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा के प्रथम चरण का समापन करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से ये एक प्रसन्नता का विषय है, कारण कि यह समापन नहीं, शुरुआत है, नई शुरुआत। इसके बाद में जिला स्तर पर यह अभियान यात्रा के रूप में चलेगा। इसके पश्चात विधानसभा स्तर तक जाएंगे और 2028 में 2/3 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाकर हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का निराकरण करते हुए सम्यक विकास व नव क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देश में सम्माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाकर अंग्रेजों से भी ज़्यादा कष्टकारी तानाशाही व्यवस्था जो इस समय स्थापित है, उसको समाप्त करके जनमानस के लिए स्वीकार्य जो अवधपति श्री राम ने जिस प्रकार से भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव मुक्त, सुगम न्याय प्रणाली से युक्त दुख रहित शासन व्यवस्था स्थापित की थी, उसी तरीके से शासन व्यवस्था पूरे देश में स्थापित करने का संकल्प इस अभियान में निहित है। यूँ तो मैं अपने उद्बोधन के बाद में नारे लगवाता हूँ, लेकिन उपस्थित सम्माननीय बंधुओं को अभिवादन करने से पूर्व मैं नारे लगवाना चाहता हूँ ताकि थोड़ी ऊर्जा सामने आ जाए। तो मैं इंदिरा जी और महात्मा गांधी का नाम लूंगा, आप जय कहेंगे, उसके आगे क्या है मैं वो भी बताता हूँ। शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की जय। थोड़ा जोर से बोलिए, आनंद आना चाहिए। शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की जय। शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। अब मैं कहूंगा, बचाना है तो लोकतंत्र बचाना है तो बेरोजगारों को न्याय दिलाना है तो भय और भ्रष्टाचार मिटाना है तो समता मूलक शासन व्यवस्था स्थापित करनी है तो समानता का शासन बनाना है तो सम्यक विकास पाना है तो नव क्रांति लाना है तो, एक बार नव क्रांति का आवाज और जोर से होना चाहिए। नव क्रांति लाना है तो, नव क्रांति लाना है तो आज के इस समारोह में, ये यादगार समारोह है, कई मायनों में यादगार होगा, क्योंकि यह धरती उस त्यागी पुरुष की धरती है, डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की, जिन्होंने इसे शिक्षाधानी बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत की थी। न केवल अपनी संपत्ति पूरी दान में दे दी, बल्कि उस समय जो समृद्ध लोग थे उनसे भी सहयोग लेने के लिए खुद गए। वे साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने जिस तरह से कानून की शिक्षा अर्जित की थी, शायद कम लोगों को पता होगा कि इस देश के संविधान के निर्माण में उनका
बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और हम आपको बताना चाहते हैं कि देश के स्वतंत्र होने से पूर्व, संविधान सभा का गठन होने से पूर्व देशी राजा महाराजाओं के क्षेत्र में प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार करना था, संवैधानिक ड्राफ्ट तैयार करना था, तो इस देश में उसकी शुरुआत करने का श्रेय डॉक्टर हरि सिंह गौर जी को जाता है। अभी हमारे जगदीश यादव जी ने, मेरा एक आग्रह है, जिसको भी शादी में जाना होगा थोड़ी देर रुक जाइए, बात सुन के जाइए, क्योंकि वहां भी क्रांति का संदेश लेके जाना है। थोड़ी आराम से मेरी बात जरूर सुन लीजिएगा। मैं कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। सम्यक विकास व नवक्रांति कोई साधारण बात नहीं है। शब्दों में बोल देने से न सम्यक विकास होता है न नवक्रांति होती है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी सम्माननीय जगदीश यादव जी ने बताया कि ये जो धरती है किन किन की जन्मभूमि है। भाई ये बात सही है कि ये जन्मभूमि डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी जब इटावा से आए, उनका परिवार आया, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। इसके बाद में वे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से एक शिक्षक के रूप में अपना अभियान आगे बढ़ाए और फिर वे देश के अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने। एक नाम और मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के श्रम कानूनों को बनाने में, वैश्विक लेवल पर इस देश के लिए श्रम कानून जो बनाए जाएंगे उसकी महत्ता को बताने वाले जिस महान विभूति का जन्म इस सागर में हुआ था, उनका नाम है स्वर्गीय रतनलाल मालवीय जी। स्वर्गीय रतनलाल मालवीय जी एक प्रख्यात वकील थे, ट्रेड यूनियन के बड़े नेता थे, जस्टिस गुलाब गुप्ता जी वगैरह के गुरु थे। 1951 में 1951 में उन्होंने जिनेवा में वैश्विक लेवल के श्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि जिस देश में श्रम सस्ता होता है वह देश सबसे पिछड़ा होता है। भारत में श्रम की कीमत कभी कम नहीं होगी। ये मील का पत्थर है। तो आज इस समारोह में मंचासीन सम्यक अभियान के प्रदेश प्रभारी, जिन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मंशानुरूप प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सम्यक अभियान का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है, पूर्व मंत्री सम्माननीय पीसी शर्मा जी, इंदिरा ज्योति अभियान के लिए और चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा के लिए, अभियान के लिए प्रदेश स्तरीय, उच्च स्तरीय प्रदेश की एक आयोजन समिति बनाई गई है। उक्त आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ठाकुर साहब है। कुछ पारिवारिक कारणों से वो आज नहीं आ पाए। और उस अभियान समिति के, आयोजन समिति के जो सदस्य हैं, सम्माननीय हर्ष यादव जी, पूर्व मंत्री, हमें आज इस समारोह में जिनका मार्गदर्शन मिल रहा है, सम्माननीय प्रभु सिंह ठाकुर साहब। मेरे इस उद्बोधन के बाद में मेरा आग्रह है सम्माननीय बंधुओं से, मेरे इस उद्बोधन के बाद में तब तक यह अभियान गति या निरंतरता नहीं प्राप्त कर सकता जब तक यहाँ उपस्थित महानुभावों की ओर से उसे सहमति और स्वीकार्यता नहीं मिलती। और आज के समारोह का समापन सम्माननीय प्रभु श्री ठाकुर साहब के उद्बोधन के बाद होगा और वो उद्बोधन इस अभियान को सहमति प्रदान करने के लिए होगा। उससे पहले पूर्व विधायक हमारे नारायण प्रजापति जी, सम्माननीय तरवर सिंह जी, सम्माननीय
अपने सुनील जैन जी, हमारी रेखा चौधरी जी, अनुभा शर्मा जी और भी हमारे खास करके हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे अत्यंत प्रिय, जिनको मैं पुत्रवत मानता हूं, मुझे बताने में छिपाने में कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं उस युवक ने मेरा कैसे दिल जीत लिया। भूपेंद्र सिंह मुआसा जी, मैं बहुत अधिक पसंद करता हूं और जब वो मेरे से कुछ जीत भी करते हैं तो ऐसा लगता है एक बच्चा मेरे से जीत कर रहा है। हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष महेश जाटव जी, हमारे राजकुमार जी, कौन सा स्थान है भाई आपका, धनोरा जी, हमारे बिहारी जी जो रेली क्षेत्र से आए हैं, सम्माननीय सौरभ हजारी जी, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मतलब मंच संचालक जी जो बड़े अच्छे तरीके से मंच का संचालन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं और बिल्कुल बताने के बाद में कोई भी चीज़ को भूलते नहीं हैं। क्या सुनना अपना संदीप सब लोग जी, सब लोग मतलब हर लोक में। हमारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी जो मेरे बहुत प्रिय हैं, जो इस सम्यक अभियान के मुख्य समन्वयक के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये युवा हमारे वेद प्रकाश गर्ग डॉक्टर हैं, लेकिन पूरे अभियान में निरंतर चले और युवाओं को लगातार उन्होंने संबोधित किया। एक युवा जो अभी मैं एक विद्यार्थी हूं, इसके बारे में मेरे बाद में बोलेंगे कि विद्यार्थी की पीड़ा क्या है। हमारे यशवर्धन बैस जी, हमारे डॉक्टर आनंद अहिरवार जी का अगर मैं नाम मंच से न लूं तो फिर सागर कैसे आ पाऊंगा भाई, मेरे प्रिय शिष्य हैं वो। तो और भी मैं काफ़ी लोगों का नाम जानता हूं। हमारे पथरिया से आए लक्ष्मण सिंह जी, हमारे संतोष कुमार शर्मा जी जो निवाड़ी से आए हैं, बैठे होंगे, मुझसे मिले हैं। अमित राम दुबे जी और सम्माननीय बंधुओं, हो सकता है जिनका नाम छूट गया होगा, बिल्कुल अन्यथा न लीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। आंखों से भी थोड़ा कम दिखता है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है नाम लेने में, तो मुझे बिल्कुल माफ कर दीजिएगा। और हमारे सम्माननीय बंधु जो दूर दूर से आए हैं, मैं जानता हूँ शादी ब्याह बहुत अधिक है, पानी भी आ रहा है, और जिनसे मैंने जो अपेक्षा किया था हो सकता है उतने लोग नहीं आ पाए हों, लेकिन आप जितने भी लोग आए हैं, संख्या ठीक ठाक है मुझे मालूम है, आप सब लोग एक संदेश को लेके जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, सम्यक विकास और नव क्रांति का संकल्प लेंगे। और ऐसा संकल्प बिल्कुल नहीं लेंगे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की और भूल गए, या अगरबत्ती जलाए और भूल गए, ऐसा नहीं। ये संकल्प मतलब संकल्प है, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, उसे पूरा करने के लिए दृढ़ता चाहिए आप सबके मन में। तो हमारी 55 जिलों की यह यात्रा पूरी हुई। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की तानाशाही से तंग आकर के कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का संकल्प पेश किया था। उसे स्वीकार तो किया गया, लेकिन पूर्ण रूपेण सहमति या ड्राफ्ट नहीं बन पाया था। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 28 दिसंबर 1920 को नागपुर में उसको स्वीकार्यता मिली, संकल्प को प्रस्तुत किया गया तो, और उसको शुरू करने का निर्णय लिया गया, लेकिन फिर भी शुरू नहीं हो पाया। तो महात्मा गांधी जी अली बंधुओं के आमंत्रण पर छिंदवाड़ा गए थे और उन्होंने 6 जनवरी 1921 को चिटनीसगंज में अपना लंबा चौड़ा भाषण देते हुए कहा कि आज से असहयोग आंदोलन शुरू। तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के साथ बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी, वे अकेले चल पड़े। जब चल पड़े, मिशन सही दिखाई दिया तो लोग उनके पीछे चलने लगे। जब हमारा सम्यक अभियान शुरू हुआ तब तरह तरह के सवाल लोगों के मन में थे। 2 मई 2022 से शुरू हुआ और ये अभियान चलते चलते अब 11 लाख युवा इससे जुड़ चुके हैं। ये साधारण बात नहीं, एक बड़ा रूप ले चुका है।
और ये अभियान तब तक चलेगा जब तक कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता। 55 जिलों की यात्रा में 3-4 जिलों का अनुभव ठीक नहीं रहा। एक जगह बताया गया कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने बोला कि पत्नी की इलाज के लिए बाहर गए। मैंने बोला भाई उनने बोला है तो मान लीजिए, वहां थोड़ा सा दिक्कत आई। एक जगह एक विधायक जी कार्यक्रम को छोड़ के बीच में 8 किलोमीटर दूर लोगों के साथ बैठे हुए थे। जब मैंने कहा कि विधायक को चुनना कार्यकर्ताओं का काम है, विधायक ना आए तो कोई बात नहीं, अगले बार दूसरा विधायक चुन लेना, तो उनको बड़ा बुरा लगा। दौड़ते हुए कार्यक्रम में आए, बोले आइंदा आज के बाद आप ऐसा ना बोलिए। मैंने बोला भाई ठीक है, नहीं बोलेंगे। मुझे डर लगा अगर मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ किया तो भैया अपनी टांग वांग सुरक्षित बचेगी कि नहीं बचेगी। 1.5 पसली का आदमी हूं, मेरे को मान जाना पड़ा, चुपचाप चले आया। लेकिन ये सही है या गलत है आप जान सकते हैं। एक जगह ऐसा भी हुआ, स्वागत अच्छा हुआ, यात्रा निकली, बोली फलाने जगह सभा है चलिए। हमारे सामने में एक रथ जा रहा था, हमारे पीछे एक रथ जा रहा था। मैंने सोचा पीछे हमारी यात्रा चल रही है ठीक ठाक। जब मैं वहां पहुंचा तो शोले का डायलॉग याद आ गया। इसे बोलते हैं आधे इधर चलो, आधे उधर जाओ और बाकी सब मेरे साथ। जब मैं सोचा अरे मेरे पीछे तो कोई नहीं है, यहां कैसी सभा होगी, एक जगह ये भी हुआ। होता है 3-4 जगह में ये चीजें होती है, लेकिन बड़ा ज्यादा अनुभव मिला। मैं सबसे पहले इस बात को रखना जरूरी समझता हूं। नहीं, सागर में अच्छा लोगों का ये है, और यहाँ जो लोग हैं बड़े बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, और मुझे मालूम है ये संदेश जन जन तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। तो ये अनुभव की बात इसलिए क्या, कुछ बातें आई सम्माननीय पीसी शर्मा जी, सम्माननीय हर्ष यादव जी और सम्माननीय हमारे प्रभु श्री ठाकुर साहब, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, ये बोलना बहुत जरूरी है कि कुछ बातें, कुछ सुझाव आते हैं और उसको हमको मानना चाहिए। एक बात आई कि कांग्रेस कार्यालय जो भोपाल का है, उसमें महिलाओं को, एक नेता को यार यार करते हुए एक महिला को बोलते देखा गया। ये ठीक नहीं है साहब, कम से कम ऐसी बोली ना है। मैंने बोला ये सुझाव हम निश्चित रूप से बड़े नेताओं के पास रखेंगे कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो भी महिला जाए, उम्र के हिसाब से उसको कोई बेटी बोले, कोई बहन जी बोले, कोई चाची बोले, लेकिन उसे यार तू इधर आ, यार तू उधर आ, ऐसा बिल्कुल ना बोले। क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं? सहमत हैं। एक बात आई कि साहब यहाँ के बड़े बड़े नेता पता नहीं क्या हो गया है, क्या बोलते हैं, अरे तू इधर आना, तू क्या कर रहा था, तू कब आया। फिर एक दूसरा बोलता है अरे तू ही बोल देना। तो मुझे लोगों ने कहा कि साहब हम आप लोग, आपको गुरुदेव कहते हैं, बड़ी भावना आपके साथ जुड़ी हुई है, ऐसा हमें लगता है कि आप हमारे संदेश को ऊपर तक पहुंचाएंगे। पता नहीं मैं पहुंचाने में कितना सफल होता हूं, लेकिन लोगों की आस्था का सवाल है। इस मंच के माध्यम से भी इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि मेरे सारे कार्यक्रम दिल्ली तक जा रहे हैं, दिल्ली में लोग सुन रहे हैं। मेरा करबद्ध आग्रह है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मैं पत्र भी लिख रहा हूं, सम्माननीय खड़गे साहब को भी लिख रहा हूं, सम्माननीय राहुल जी को भी लिख रहा हूं, प्रियंका जी को भी लिख रहा हूं, कृपया हर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को लेटर जारी कर देवे, हर जिला कांग्रेस कार्यालय को लेटर जारी कर देवे कि हम अपने घर में बच्चे को भी सिखाने के लिए कि कहीं ये तू शब्द न सीख जाए, खड़ी बोली न सीख जाए, इसलिए घर में आप शब्दों का उपयोग करते हैं। छोटे से बच्चे को उंगली लेके चलना सिखाते हैं, बेटा आप खाओगे क्या, आप चलोगे क्या, हम इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। यदि ये बड़े बड़े नेता तू तड़ाक की भाषा बोलेंगे और सम्मान सामने वाले को नहीं देंगे, तो इनसे नीचे वाले भी यही पद्धति अपना लेंगे। कांग्रेस का जो सिस्टम सम्मानजनक भावों के साथ आगे चलने का है वो लड़खड़ा सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा नेता और छोटा से छोटा बड़ा नेता अपने कार्यकर्ताओं से तू और तुम शब्द का उपयोग न करे, कृपया आप शब्दों का उपयोग करते हुए उनको सम्मान दे। क्या आप लोग मेरे इस आग्रह से सहमत हैं? सहमत हैं। हम ये पत्र भी सम्माननीय राहुल जी को भिजवा रहे हैं। एक बात और आई, बड़ी महत्वपूर्ण है, हम आपको बता देना चाहते हैं साहब, कांग्रेस पार्टी किसी के बाप की नहीं है, आपकी। याद रखिए,
चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, उच्चतम पदों पर बैठा हुआ क्यों न हो, अगर हमारा सिस्टम गलत हो रहा है तो उसके लिए याद दिलाने का दायित्व हम सब पर है और हमको इस दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। लोगों ने मुझसे कहा कि साहब हम किसके पास जाए, अगर प्रदेश का नेतृत्व नहीं सुनता है, मान के चला जाए, ऐसा हो सकता है, या प्रदेश के नेता के पास भी गए तो वहां हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और कोई बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, किसी जिले में बहुत अच्छा काम कर रहा है, कई बड़ा नया प्रयोग हो रहा है, उसकी आवाज को हम ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचाए, समझ में नहीं आता। राहुल जी के यहाँ पे नाम लिखाने के लिए फोन करते हैं तो अगला आदमी फोन काट देता है, जिस भी नेता के यहाँ जाते हैं वो फोन नहीं उठाता है। जो भी दिल्ली में नेता बनता है उसे पहले एक चीज याद होती है कि किसी का फोन नहीं उठाना चाहिए, फोन नहीं उठाता, कम से कम वो फोन न उठाए सही है, पर फोन के नंबर को देख करके अपने सहायक के माध्यम से संबंधित को फोन लगा करके उसको ये तो कह सकता है या ये लेटर पत्र भेजा जा सकता है कि महोदय आपका पत्र आया था, किस संबंध में आया था बताइए, और जब वो विषय हो तो नेता तक बताए, और यदि जवाब देने लायक हो तो दे, व्यवस्था दे। राहुल जी के दरबार में भी अगर ऐसा हो रहा है कि उनके तक संदेश नहीं पहुंच रहा है तो इस सिस्टम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक पत्र बनाया है, एक सुझाव दिया है, नेटवर्क मैनेजमेंट स्कीम सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम कार्यकर्ताओं के लिए, प्रत्येक कार्यकर्ताओं के लिए एक नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम हो। कैसे हो, दो राज्य के बीच में एक एक प्रतिनिधि वहां बैठे और उनके पास तक लोग अपने यहाँ की कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो या कोई बड़ा नया प्रयोग हो रहा है वहां तक जाए, वो व्यक्ति एक देश का कोई ना कोई एक प्रमुख उनका संदेश देने वाला उनके तक पहुंचे और वो व्यक्ति जो है राहुल जी तक पहुंचाए, और उसके बाद में संबंधित व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है इसकी जानकारी, इसकी सच्चाई जानने के लिए कॉलेज में MBA में पढ़ने वाले युवाओं की टीम बनाए और उनको उस क्षेत्र में भेजकर सच्चाई का पता लगाए कि सचमुच में ये काम व्यक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे क्रॉस चेक हो जाएगा और ये नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम कांग्रेस को नया आयाम देने में सफल हो जाएगा। क्या आप लोग मेरे इस विचार से सहमत हैं? सहमत है। अगर सहमत है तो आपकी तालियां जोर से होनी चाहिए, आवाज जोर से होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल राहुल जी तक संदेश पहुंचाने का है। कुछ नेता राहुल जी के खास हैं, राहुल जी के खास हैं। अरे राहुल जी सारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सारे कांग्रेस पार्टी के लिए खास हैं, चंद नेताओं के खास नहीं हैं, ये बात पता होना चाहिए। तो मैं आज इसलिए इस बात को किया, ये प्रथम चरण का समापन समारोह है और प्रदेश भर से ये संदेश जो मिला, ये संदेश दिल्ली तक पहुंचाना जरूरी था। अब साथियों, मैं आना चाहता हूं उस विषय पे कि आखिर ये जो यात्रा कैसी शुरू हुई, इंदिरा ज्योति यात्रा, चले राम राज्य की ओर यात्रा, 12 जुलाई 2024 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय में पदस्थ संयुक्त सचिव जी पार्थ सारथी ने भारत का राजपत्र का दुरुपयोग कुछ इस तरह से किया कि यदि उसको यहां का न्यायालय संज्ञान में लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसे सिर फिरे अधिकारियों को जेल पहुंचाने का इंतजाम कर देना चाहिए। क्या लिखा उन्होंने लिखा 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या करते भी आपातकाल लागू कर दी थी, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अरे इसके बाप ने देखा है क्या? किसी का हत्या दिवस मनाते हैं क्या? इस भारतीय संस्कृति में ऐसा है क्या? नहीं है। किसी का हत्या दिवस मनाते हैं क्या भाई? हत्या दिवस मतलब हिंसा का दिवस। हमारे महात्मा गांधी की हत्या हो गई, हम हत्या दिवस नहीं मनाते। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, हम हत्या दिवस नहीं मनाते। राजीव जी की हत्या हो गई, हम हत्या दिवस नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति हमें हत्या दिवस मनाने की इजाजत नहीं देती, और मनाना मतलब सेलिब्रेट करना पता नहीं। सम्माननीय मोदी जी कहते तो हैं कि बड़े बौद्धिक वर्ग के लोग आपके आसपास हैं, उनकी बुद्धि कहीं चरने चले गई थी क्या?
कि हत्या दिवस मनाने की बात कर रहे हैं। कोई हत्या के दिन को सेलिब्रेट करता है कि दुख के साथ याद करता है? क्यों भाई, हत्या के दिन को कोई दुखी होकर के याद करता है क्या सेलिब्रेट करता है, मनाता है क्या? बताइए, कितनी दुखद बात है, कैसी व्यवस्था है। हमने उसके बाद में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, देश के प्रमुख राज्यों की राजधानियों में जाकर के बताया कि इंदिरा गांधी यदि 25 जून 1975 को आपातकाल लागू नहीं करती तो देश में अस्थिरता पैदा करने वाले तत्व जो अमेरिका के सह पर काम कर रहे थे, इस देश को पड़ोसी राष्ट्र के समान बना देते और आज भारत विश्व में एक मजबूत लोकतंत्र, सबसे प्रभावी लोकतंत्र के रूप में स्थापित देश की पहचान को बनाए रखने में सफल नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने आपातकाल लगाया था। विषय बड़ा है और मैं पूरे विषय पर गहराई से इसलिए नहीं जा पाऊंगा कि हमारी बुकलेट एक तैयार हमने कर लिया है, उसकी सॉफ्ट कॉपी सबके पास भेज देंगे और कोई समझदार लोग अगर उसको प्रिंट करा के भी बांट ले तो मैं मानूंगा कि वो हमारे इस महायज्ञ में बड़ा योगदान दे रहा है। तो साथियों, जब हमने देश के प्रमुख राज्यों की राजधानियों में जाकर इंदिरा जी के कार्यों के बारे में बात रखी, आपातकाल लागू करने का पक्ष रखा, तब मेरे मन में एक बात आई कि ये राजमाता विजया राजे सिंधिया ने पचमढ़ी में युवक कांग्रेस के सम्मेलन में 1966 में, जब पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय नेताओं का दल भी वहां मौजूद था, जब पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने बात रखी कि हम सम्यक विकास व समानता मूलक विकास के लिए जो कदम उठाना चाहते हैं उसमें ये राजा महाराजा बाधक हैं, तो इस बात से तमतमाई हुई विजया राजे सिंधिया ने। देखना भैया, मैं राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का नाम ले रहा हूं। ऐसा कहते हैं कि उनका जन्म सागर में हुआ था, सागरवासी नाराज मत होना, माफी चाहता हूं। लेकिन राजमाता सिंधिया ने संकल्प लिया कि वह इंदिरा जी को पद से हटा के रहेगी और उनके जो चमचे शब्द का उपयोग इतिहास में दर्ज है उनको भी हटा के रहेगी। एक साल में नहीं तो उन्होंने देश भर के 561 रियासतों को एकजुट किया, तमाम पूंजीपतियों को एकजुट किया और 1967 में कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को गिराकर संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाकर एक सामंतशाही को मुख्यमंत्री बना दिया। उनके पोते ने अपने दादी का अनुसरण करते हुए 2020 में कांग्रेस की कमलनाथ जी की जो निर्वाचित सरकार थी उसको गिरा करके अपनी पहचान को बनाए रखा। तो हमने सोचा क्यों न इनके महल के सामने ग्वालियर में इंदिरा जी की 107वीं जयंती को संकल्प दिवस समारोह के रूप में मनाए और इंदिरा जी के द्वारा किए गए महानतम कार्यों को जन जन तक पहुंचाते हुए 4 वर्षीय अभियान के साथ सम्यक अभियान के मुद्दों को जोड़ते हुए हर घर हर द्वार तक जाकर अनुनय विनय आग्रह के साथ युवाओं को प्रेरित करते हुए, महिलाओं को बताते हुए कि उनके साथ छल हो रहा है, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बताते हुए कि इंदिरा जी ने जिस तरीके से उनके जीवन को उबारने के लिए काम किए थे उन्हीं के साथ धोखा हो रहा है। इस बात को बताने के साथ साथ सरकार का परिवर्तन करने का संकल्प लिया जाए और इसी उद्देश्य से हमने इंदिरा जयंती संकल्प दिवस समारोह 19 नवंबर 2024 को ग्वालियर में आयोजित किया। उस दिन 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान की शुरुआत की। 108वां वर्ष शुरू हुआ, 108 कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हुए और 19 नवंबर 2025 को भोपाल में आयोजित इंदिरा जी की 108वीं जयंती। हम सब जानते हैं कि 108 का महत्व बहुत ही बड़ा होता है, हमारे साहित्य में दिया हुआ है, हमारी संस्कृति में है और केवल हिंदू धर्म में नहीं अन्य धर्मों में भी 108 का उतना ही अधिक महत्व है। तो हमने इंदिरा जी की 108वीं जयंती के अवसर पर
बड़ा कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया, तब तक मेरे मन में एक बात आई, ये भोपाल है, यहाँ पर महात्मा गांधी ने आकर राम राज्य की अवधारणा रखी थी। दरअसल भोपाल के नवाब के आमंत्रण पर महात्मा गांधी भोपाल में आए थे 11, 12, 13 सितंबर 1929 को, और बेनजीर मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उस सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि गांधी जी ये बताइए कि देश स्वतंत्र होगा तो वे कैसी सरकार बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्र होने के बाद भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव मुक्त, सुगम न्याय प्रणाली से युक्त, दुख रहित शासन व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जिसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है। उपस्थित जन समुदाय ने, जहां पर 90% मुस्लिम वर्ग के ही लोग थे, सारे लोगों ने उनका स्वागत किया और यह नारा लगाते हुए उनके पीछे चलने लगे, अंग्रेजों को भगाएंगे, राम राज्य लाएंगे। आज परिस्थिति विषम हो गई है, भ्रामक पराकाष्ठा का दौर है। युवा किसी के सामने रो भी नहीं पा रहे हैं, हंस भी नहीं पा रहे हैं, उन्हें दलालों के हवाले कर दिया गया है। जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाने वाले माता पिता इस बात के लिए रो रहे हैं कि हम सोच रहे थे पढ़ा लिखा बेटा नौकरी करेगा तो उनका जीवन बन जाएगा, अब ये क्या हुआ, उनको तो दलालों के हवाले कर दिया गया है। वो रो रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों से नौकरी से निकालने की आज़ादी देने वाला फार्मूला नरेंद्र मोदी जी ने दे करके फिर युवाओं के जीवन को अंधकार में डाल दिया है। सब रो रहे हैं। ऐसे दौर में हमें राम राज्य स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने कांग्रेस के मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा जी की विशेष उपस्थिति में, उनके आतिथ्य में, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष द्वय अरुण यादव जी और कांतिलाल भूरिया जी की विशेष उपस्थिति में, प्रदेश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में चले राम राज्य की ओर अभियान की शुरुआत किया। और इस चले राम राज्य की ओर अभियान का केंद्रीय समन्वयक एडवोकेट सैयद साजिद अली को बनाया। हमने बोला जब एक मुस्लिम नेता कहेगा कि चले राम राज्य की ओर, भय, भ्रष्टाचार एवं भेदभाव को मिटाना है तो चले राम राज्य की ओर, तब किसको कष्ट हो सकता है वो सामने आए। और उस समिति में हमने एक मुस्लिम के साथ साथ सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठाकुर, ब्राह्मण, ओबीसी, एससी, एसटी के सदस्यों को शामिल किया। इस तरीके से चले राम राज्य की ओर अभियान भी शुरू हुआ। और जब केंद्रीय नेताओं ने मुझसे कहा कि इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और नया प्रयास किया जाए, तो हमने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस स्थान से असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसी स्थान से हमें भी चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा और इंदिरा ज्योति यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। हमने 6 जनवरी को छिंदवाड़ा से यात्रा शुरू किया। महाकौशल की यात्रा के बाद में कुछ गतिरोध आया, जिसके कारण कुछ दिन तक यात्रा रुकी। मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास जो कुछ था मैंने 30 किताबें लिखा है, बड़े अखबारों में संपादक रहा। और यदि मैं धन ही कमाना चाहता तो सम्माननीय पीसी शर्मा जी जानते हैं, सम्माननीय हर्ष यादव जी जानते हैं, हमारे आनंद अग्रवाल जी जानते हैं, और काफी सभी नेता लोग मौजूद है, लोग भी जानते हैं कि अगर मैं धन कमाना चाहता तो आज अरबपति होता। इस भास्कर राव रोकड़े के पास धन की कमी हो गई और यात्रा कुछ दिन के लिए बाधित हुई। फिर 3 अप्रैल से हमने यात्रा शुरू किया और लगातार 45 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर रहा है। हमारी यात्रा चली। भिंड में तो सुबह 9:30 बजे से यात्रा चली और मैं मंच पर 3:45 बजे पहुंचा था। बीच में मेरे को बुखार भी आ गया, लेकिन मैंने यात्रा को नहीं रोका। ये जो हमने डब्बा रखा है इसलिए रखा कि इसके बाद में जिला लेवल की, विधानसभा स्तर की यात्रा शुरू होगी। यात्रा चलेगी कैसे? मैं जहां से चलूंगा वहां से रथ भी चलेगी, लोग भी चलेंगे, कैसी चले? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमने बोला 100 रुपये, 50 रुपये, जो देना हो दे देंगे, 1000 रुपये जो भी देना हो दे देंगे, हम ले लेंगे। इसमें एक नया अनुभव भी सामने आया। एक जगह में एक रेत के तस्कर ने भी, जो कि कांग्रेस का नेता था, इसलिए उसने कहा कि हम साहब इस अभियान में सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन उस दिन मैंने भाषण में कह दिया, शराब और रेत के तस्कर कृपया
इस अभियान जो महात्मा गांधी के नाम पर अभियान चल रहा है इसमें सहयोग ना करे, वे नाराज होकर चले गए। और उन्होंने कहा, इनने जब भाषण में ऐसा बोला है तो हम क्यों सहयोग करें? अरे भाई, हम भाजपा के सहयोग से किसी तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं। अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत ना होंगे तो कांग्रेस कैसी मजबूत होगी? मैंने कहा ऐसे मजबूत लोगों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मैंने गलत किया क्या तस्कर का पैसा न लेकर के? तो मुझे औसत से भी नीचे दर्जे के, औसत दर्जे के लोगों का सहयोग चाहिए इस अभियान को चलाने। अब साथियों, बार बार आती है सम्यक अभियान क्या है, समय की कमी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। 58 साल सेवानिवृत्ति आयु कर दिया जाए तो युवाओं को अवसर मिलेंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था कर दिया जाए तो सारा कुछ प्राइवेट कर दो। प्रधानमंत्री का कार्यालय भी प्राइवेट कर दो, मुख्यमंत्री का कार्यालय भी प्राइवेट कर दो। हमारे बच्चों को अगर सरकारी वेतन के बराबर वेतन मिलने लगेगी तो हमें कोई कष्ट नहीं है। इसलिए वेतन एक समान कर दो और हम कर देंगे। VGF वायबिलिटी गैप फंड का प्रावधान है, उसका उपयोग करेंगे, जिसको व्यवहार्यता निधि कहते हैं, तो उसका उपयोग कर लेंगे। और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी सरकारी वेतन के बराबर वेतन मिलने लगेगी। हम निश्चित बताते हैं कांग्रेस के सरकार बनने पर ऐसा ही होगा। आउटसोर्सिंग प्रणाली, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में विश्व बैंक की एक रैंकिंग प्रणाली से प्रभावित होकर शुरू किया और युवाओं के दलाल के हवाले कर दिया। इसको खत्म करेंगे। 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल कराएंगे। 29 श्रम कानूनों को बदल करके इन्होंने 4 श्रम कानून बनाया है। इंदिरा जी ने ऐसी व्यवस्था दी थी कि कोई कर्मचारियों की छटनी नहीं कर सकते थे। इन्होंने छटनी करने की आजादी सारे उद्योगपतियों को दे दी। हमारे बच्चे बेहद परेशान हैं, बेहद परेशान हैं। कम से कम उनकी परेशानियों को देखिए, उनके बीच जाइए, बात रखिए। अगर कोई युवा भाजपा नेता का बेटा है तो उसके पास जरूर जाइए और उसको बताइए, बेटा आज जो आपके साथ हो रहा है, अपमानजनक स्थिति बनी है, उसके लिए ये सरकार बीजेपी की दोषी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी के नेता का बेटा हमारे सम्यक अभियान में जुड़ जाएगा, कांग्रेस में जुड़ जाएगा और हम लोग उसी दिन सफल हो जाएंगे। ये सामाजिक क्रांति के लिए भी है। एक ये जो परंपरागत पेशेवर समाज है, डीमर, माझी, केवट, नाई, धोबी, ये सब ऐसे परंपरागत पेशेवर समाज है, इनके लिए अलग से जनगणना हो करके इनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो। और कृषि क्रांति, जो हरित क्रांति, जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने शुरू किया था लेकिन वो नहीं रहे, उनके संकल्प को इंदिरा जी ने पूरा किया। बेल्जियम का बीज आएगा, धरती सहन नहीं करेगी, आदि आदि तमाम कारणों से नाटक करने वाले लोग किनारे चले गए, उत्पादन बढ़ गया। हम अमेरिका का सड़ा गेहूं खाने मजबूर थे, आज अमेरिका को हम गेहूं देने की स्थिति में आ गए हैं। तो इंदिरा जी के द्वारा शुरू किए गए हरित क्रांति की देन है। इंदिरा जी ने अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं की होती, इंदिरा जी ने अगर प्रमुख खनिजों की खदानों का राष्ट्रीयकरण नहीं की होती, इंदिरा जी ने अगर LIC वगैरह का जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण नहीं की होती, तो रोजगार के अवसर नहीं खुलते, रोजगार के अवसर खुले। इंदिरा जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम देके गरीबी हटाओ का फार्मूला नहीं लाई होती तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। इंदिरा जी ने अगर पोखरण में परमाणु परीक्षण नहीं की होती तो विश्व के तमाम देश गुर्राते रहते। और इंदिरा जी ने अगर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में न बांटी होती तो आज हमको भी हमारे नरेंद्र मोदी की झुकने की आदत के कारण जैसी बनी है और जो परेशानी हो रही है, वैसे ही झुकते झुकते रहते तो पता नहीं किसी स्थिति का सामना करना पड़ता। अरे इंदिरा जी वो है जिन्होंने विश्व भर के जो देश थे, निर्गुण देश थे, उनको संगठित किया और उनको आगे बढ़ने के अवसर दिए। तो इन सब बातों को हम आगे ले जाएंगे। हमारा मुख्य विषय है माताओं के पास जाए, उनको बताए ये 1500 रुपये जो आपको दे रहे हैं आपके बेटे का ही पैसा है और एक बेटे का पैसे से 50 महिलाओं को ये संतुष्ट कर रहे हैं। बात को बड़े विस्तार से रखना पड़ेगा, तब जाकर के सही बात बनेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसके आगे क्या करने वाला हूं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मैं केवल सम्यक मित्र और क्रांति दूत को संबोधित करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 घंटे का कार्यक्रम होगा। 1 घंटे में मैं
सारे मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डालूंगा कि युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे। उसके दूसरे घंटे में उसको मैं खुद ही सवाल करूंगा और खुद ही जवाब देते हुए सारी बातें जो दुविधा पैदा करती है उसको दूर करूंगा। 15-15 मिनट का गैप होगा और तीसरा घंटे में आधे घंटे का गैप देकर के जो कार्यक्रम 1 घंटे का होगा उसमें मैं युवाओं के बीच जाऊंगा, उनके सवाल पूछूंगा और उनको जवाब दूंगा। मुझे विश्वास है भूपेंद्र जी, यदि 3000 युवा हमारे उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो 2990 युवा हमारे कांग्रेस के साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। ये हमारा अभियान। तो हमें सम्यक विकास व नव क्रांति को प्राप्त करना है। सम्यक अभियान के 9 मुद्दे, इंदिरा जी ने जो उस समय कार्य किए गए उन कार्यों को, और महात्मा गांधी ने जिस आशय के साथ राम राज्य की अवधारणा रखी थी उन बातों को हमें हर घर हर द्वार तक पहुंचाना है। एक बात और है जो आखिरी में बता देना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। लोग ये कहते हैं कि राम अचानक कैसे याद आ गए कांग्रेस को। हम बताना चाहते हैं महात्मा गांधी, हमारे महात्मा गांधी थे, उन्होंने राम राज्य की अवधारणा रखी थी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिति बनाई थी, रामचरितमानस चतुर्थ शताब्दी समारोह समिति। उसकी अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय खुद बनी थी। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर कर्णसी थे और विंध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पंडित शंभुनाथ शुक्ल उसके उपाध्यक्ष थे। उस समय ये व्यवस्था दी थी कि गांव गांव में मानस मंडली बनाई जाएगी। उस मानस मंडली को दरी, वाद्य यंत्र, 5 रामायण दी जाते थे और साल भर में 72 रुपए दिए जाते थे उसको चलाने के लिए, राम राज्य की अवधारणा को प्रचारित करने के लिए, राम के आदर्श को प्रचारित करने के लिए। गांव गांव में हर स्कूल में शनिवार के दिन बाल सभा होती थी, रामायण की अंताक्षरी होती थी। उसी अंताक्षरी से भास्कर राव रोकड़े निकला। 12 वर्ष की उम्र में मैंने रामचरितमानस की अंताक्षरी में जिले में टॉप किया था। उससे भाषण शैली बनी और बड़े नेताओं ने मुझे हाथ दिया। वो रामायण की शिक्षा, रामचरितमानस की शिक्षा, वो रामादर्श की शिक्षा स्कूलों में दी जाती थी। वहां उपस्थित शिक्षक बच्चों को बताते थे रामादर्श क्या है। और इंदिरा गांधी ने हर जिला मुख्यालय पर मानस भवन बनाने का निर्णय लिया और उसके लिए जमीन दी, पैसा दिया ताकि उस मानस भवन के माध्यम से रामादर्श को प्रचारित किया जा सके। तो कांग्रेस ने तो सदैव रामादर्श को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया है। अब जो लोग आए हैं वो रामादर्श को नहीं मानते, वे राम को करिश्मे के रूप में मानते हैं। राम को आदर्श के रूप में मानने, अपनाने, अनुसरण करने का विषय है। करिश्मे के रूप में मानने की जरूरत नहीं है कि एक डकैत डाका डालने के पहले बोले हे राम आज मुझे सफल कर दे, मैं डाका डाल पाऊं। अब राम का नाम इस रूप में ले रहे हैं। एक डकैत राम का नाम लेता है, बोलता है हे राम मुझे सफल कर देना डाका डालने में। क्या वो सही है? क्या एक व्यक्ति वो सही है कि राम ने जो आदर्श बताया था, जो मर्यादा बताया था उसका पालन करे और अपने देश में भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव मुक्त, दुख रहित शासन व्यवस्था स्थापित करे? किस राम को मानना चाहेंगे आप लोग? रामादर्श को मानना चाहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये चले राम राज्य की ओर अभियान निरंतर चलता रहे, इंदिरा ज्योति अभियान चलता रहे और सम्यक अभियान चलता रहे। आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। अब मेरा आग्रह है कि मेरे बाद में हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वय मैंने जो भी बातें रखी है उस पर उनका समर्थन है या नहीं है। अगर समर्थन है तो वो किस रूप में आगे बढ़ाएंगे इस बात को रखेंगे। हमारे पूर्व विधायक जो भी हैं वो बात को रखेंगे। और अंत में अगर मैं रास्ते पे चल रहा हूं या रास्ते से मेरे भटकाव है, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठ नेता प्रभु सिंह ठाकुर के पास है। वे हमें मार्गदर्शन देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। और ये एक अपील है आप लोगों से, ये जो हमारी पेटी रखी है, आपके जेब में अगर 100 रुपया होगा तो दे दीजिए, मेरे को पेट्रोल डीजल के काम आ जाएगा, अभियान मेरा नहीं रुकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।